हेलो एवरीबॉडी, आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। देखो, जब एक कार्बन, लेट्स से ये एक मिथाइल ग्रुप है CH3, ठीक है, साथ में क्या है, एक हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है, और साथ में हमारे पास एक क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इस पर माइनस का चार्ज होगा। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ जब हम इसका ऐसे रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है। ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये ब्रेक क्यों होता है, क्योंकि इस पे आ जाता है डेल्टा नेगेटिव और इस पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज। ये ब्रेक होता है क्योंकि हमने न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना होता है उसके आगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को हम ऐड करते हैं और फिर यहाँ पर इधर न्यूक्लियोफाइल को हम लगा देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को लगा देते हैं एंड देन फर्दर हमारे पास जो हैलोजन था उसे हम बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये हैलोजन है ये हमारा एज अ लीविंग ग्रुप काम कर रहा है, एज अ लीविंग ग्रुप काम कर रहा है। ये हमारा एट द एंड ये वाला पोर्शन लीव हो जाता है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन चेन के साथ अटैच हो जाती है। इसमें एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या हो रहा है। देखो, हैलोजन और कार्बन के बीच में ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो हैलोजन होता है, इसलिए उसके पास डेल्टा नेगेटिव का चार्ज हो जाता है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो कार्बन होता है, इसलिए इसके पास डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज हो जाता है। फिर साथ में हमने न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना होता है तो न्यूक्लियोफाइल लग जाता है और X- बाहर आ जाता है, दैट इज़ लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो इसमें एक टेबल आती है आपकी NCERT की, उसे हम साथ साथ बनाएंगे क्योंकि वो है बहुत इम्पॉर्टेंट। देखो, वो R और X की टेबल है, दैट इज़ हमारे पास R चेन है, दैट इज़ कार्बन की चेन है, और साथ में क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है। तो इसका हम अलग अलग वो रिएक्टेंट्स यूज़ करते हैं इसमें, देखोगे। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया जैसे एक्वस KOH और मोइस्ट AgO2, ठीक है, मोइस्ट AgO2। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं उसके साथ तो हमें ROH मिलता है, मतलब R के साथ जो कार्बन की चेन है उसके साथ OH लग गया, क्योंकि यहाँ पर K+ और OH माइनस है। वैसे ही इधर भी हमारे पास Ag+ और O2 माइनस है, तो जो माइनस वाली चीज़ है वही तो यहाँ पर लगेगी, ये R+ और ये माइनस है ना। तो ऐसे ही होता है इसमें। वैसे ही जैसे अगर मैं R-O और Na लूँ तो O- और Na+, तो यहाँ पर हमारे पास R- और O लग जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि R, देखो R, फिर फर्दर R, फिर ले लो O एंड देन O डैश, R O और R-, ठीक है, ये बन गया। वैसे ही मैंने KSH ले लिया तो ये K+ और SH- आता है, तो माइनस वाली चीज़ लगानी है तो R के बाद RSH ये बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे हमारे पास है NH3, वो भी कैसा, एक्सेस में। तो देखो NH3 जो है, जैसे ये N के पास 3 हाइड्रोजन है और ये एक्सेस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जैसे H2 है तो H2O में भी हम एक H हटा देते हैं, H+ और OH-, और OH- का रिएक्शन कराते हैं विद R। वैसे ही इसमें भी होता है कि इसमें हमने एक H हटा दिया, NH2 का रिएक्शन होता है R के साथ, तो ये RNH2 हमारा बना देता है। क्या बन जाता है यहाँ पर, RNH2, ठीक है। वैसे ही एक और ले लो, लेट्स से इधर है R- और देखो R-C ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है। तो जब हम ये काम करते हैं तो हमें पता है ये Na+ है और बाकी सारा माइनस, तो माइनस वाली चीज़ पूरी लग जाएगी R के बाद। तो ये R- फिर C ट्रिपल बॉन्ड
एक सेकेंड, ये क्या करा है मैंने, हाँ, आर के बाद आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और फिर आर डैश, ठीक है। वैसे अगर मैंने आई माइनस सी दैट इज़ एसीटोन भी अगर ले लिया तो फिर क्या आ जाएगा, आर आई, ठीक है। के सी एन ले लिया तो के प्लस सी एन माइनस होता है तो आर सी एन। अब एक आता है हमारे पास NaNO2 और एक होता है जैसे AgNO2। तो ये एक बार के लिए छोड़ दो, ये अभी हम फिल करेंगे, ठीक है, इजीली। एक ले लो R2-CuLi। ये जो होता है R2-CuLi, इससे हम बोलते हैं गिलमान्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, गिलमान्स रिएजेंट, ठीक है। तो इसमें ये पूरे R2 और ये देखो यहाँ पे तो गिलमान्स रिएजेंट है तो गिलमान्स रिएक्शन होता है, बस एक R डैश लग जाएगा और फिर बाकी बाई प्रोडक्ट्स हो जाएंगे LiX और CuR डैश, ठीक है। वैसे एक ले लो साथ में R-C डबल बॉन्ड Ag, तो Ag प्लस और CO माइनस, तो ये जो माइनस वाली चीज़ है पूरी हमारी लग जाती है। बस सिंपल है, R-C, सॉरी ये क्या लगा दिया, AgC, ये अब ये भी हम एक बार के लिए छोड़ दो, अभी करेंगे। तो देखो हमने दो छोड़े हैं, एक हमने ये वाला छोड़ा है और एक ये वाला। ये कैसे करना है अभी हम सीखेंगे, क्योंकि इसके पीछे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इस पूरे में मेन तो हमने यही सीखा कि जो आयनिक बॉन्ड है उसमें जो माइनस वाला होगा उसे इस x की जगह पर डाल दो, उसे वो हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। एंड देन जस्ट उस x की जगह पर रख दो तो R और वो पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने समझी। अब देखो इसमें मेन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, लेट्स गो। देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सबसे पहले सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, देखो हमारे पास एक R चेन ले लेते हैं हम, लेट्स से CH3CH2, ठीक है। साथ में हमने कोई भी हैलोजन, लेट्स से क्लोरीन को लगा दिया। क्या लगा दिया, क्लोरीन। तो देखो जो हैलोजन होता है वो ज़्यादा क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो है ये इसकी तरफ ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव वाला। इतना समझ में आया। ये हमने एक R चेन ली, साथ में ये एक हमने हैलोजन लिया, सिंपल है अभी तक। अब हमने क्या करा, एक बार इसे रिएक्ट करा विथ KCl। KCl ले लो या फिर ले लो NaCN, ठीक है। और एक बार हमने इसे रिएक्ट करा विद AgCN, ठीक है। एक बार KCl और NaCN लिया, दैट इज सोडियम साइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड, और एक बार हमने ले लिया सिल्वर साइनाइड। यस, तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये जो KCN है और जो NaCN है जो KCl है और जो NaCN है, इसके कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, K प्लस और Cl माइनस है। वैसे ये Na प्लस और Cn माइनस है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड बहुत जल्दी, है ना, बेसिकली आयनिक बॉन्ड है तो लाइक दोनों ही साइड्स, जैसे यहाँ पर Cn है तो अब इस सोडियम के साथ चाहे मैं Cn को लगाऊं, है ना, मतलब हमें एक बात तो पता चल गई कि जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे यहाँ पर Cn माइनस है तो Cn हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट हो रहा है, तो मैं इस R चेन के साथ Cn को लगा दूंगी डायरेक्ट,
क्योंकि इसके पास दोनों साइड्स अवेलेबल है। देखो मैं एक लाइन लिखती हूँ, दैट हियर बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर फ्री साइड्स, ठीक है, एंड कैन अटैक but carbon and carbon bond is stronger than carbon and nitrogen bond, ठीक है, तो इसलिए कार्बन साइट इज प्रेफर्ड। देखो क्या है इसमें, यहाँ पर जो ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल CN- है, ये हमारा इस R के साथ डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि C इस C का और इस C का डायरेक्ट बॉन्ड है। मैं चाहूँ तो इस N को भी लगा सकती हूँ, बट कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा अच्छा होता है रेदर देन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं पूरा एल्काइल ग्रुप CH3CH2 साथ में CN लगा दिया, निकला क्या KCl, ठीक है। अब देखो अगर मैं सेम चीज़ AgCN के साथ करूं तो इनके बीच में जो यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, वो जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ईजिली नहीं छोड़ता, वो इस Ag ने इस C को पकड़ा हुआ है, तो इसकी जो फ्री साइट है वो सिर्फ N है। तो जब इस R का और इसका रिएक्शन होगा तो N वाली साइड से होगा, जैसे ये हो जाएगा CH3CH2NC। अब समझ में आया, प्लस AgCl, ये कहना चाहती हूँ। इसकी IUPAC नेमिंग बताओगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ओहो एक सेकेंड, हाँ, प्रोपेन नाइट्राइल इथाइल सायोनाइड, है ना, प्रोपेन नाइट्राइल, ये बोल दो, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं इथाइल सायोनाइड। इसमें बताओ, दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, समझ में आया ये। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये देखो धीरे धीरे टूटता है। कैसे टूटता है, धीरे धीरे टूटता है, तो इसलिए इसमें देखो जो कार्बन है उस वो Ag के द्वारा पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसने कार्बन को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, तो सिर्फ N साइड जो है वो अवेलेबल होती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लो, जैसे एक तो ये हमने कर लिया, एक ले लो कि एक R चेन ले लो CH3CH2, ठीक है, साथ में ले लो Br ब्रोमीन, ठीक है। अब इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लो KNO2 और NaNO2 और इधर ले लो AgNO2, ठीक है। तो ये जो इसमें क्या होगा, देखो इसमें भी आयनिक बॉन्ड है, इसमें भी K+ और NO2- बन रहा है, ठीक है, तो इसमें भी एक तरह से आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। तो इसमें देखो CH3CH2 और इसमें ONO आएगा, क्योंकि एक्चुअली में जो NO2 होता है वो ऐसे लग रहा है कि N वाली साइड होती है इसमें, बट ये खुलता है ना जब NO2, तो उसका ONO, O डबल बॉन्ड NO ऐसा करके इसका स्ट्रक्चर होता है NO2 का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ONO लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड्स हैं, बट क्योंकि जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ज़्यादा अच्छा है रेदर देन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो हम कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेफर करते हैं। और इसने क्या करा हुआ है, ऑक्सीजन को साथ बांध रखा है, AgONO
ऐसे है, ऑक्सीजन को साथ बांध रखा है तो सिर्फ नाइट्रोजन वाली साइड ही प्रेफर्ड है। तो अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ONO ही है, ONO। इसमें ONO है तो ये AG, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या कि हाँ देखो इसमें क्या आ जाएगा, ONO वाली साइड में से O को तो पकड़ा हुआ है तो N वाली साइड आएगी, CH3 CH2 NO2। नेमिंग कर दोगे, ये हो जाएगा इथाइल नाइट्राइट, और ये जो है ये हो जाएगा क्या, नाइट्रो इथेन। तो इसमें सिंपल सी बात है कि ONO है, इसमें दोनों ही साइड्स प्रेजेंट है, दोनों ही साइड्स फ्री हैं, लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है रेदर देन कार्बन नाइट्रोजन, तो वही हमने यूज़ करा है। इसमें तो इसने O को पकड़ा ही हुआ है तो N वाली साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो याद रखना NO2 का मतलब ये नहीं है कि कोवेलेंट वाले ने N को पकड़ा हुआ होगा, ये खुल के ऐसे होता है, ठीक है, तो O को पकड़ा हुआ होता है। अब तुम ये ऊपर वाले क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या है NaNO2, ओए होए NaNO2 है, तो NaNO2 तो हमारा आयनिक बॉन्ड करता है, तो दोनों ही ऑक्सीजन वाला और वो वाला प्रेजेंट है, बट इसमें O वाला बॉन्ड रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो NaNO2 के लिए O वाला बॉन्ड होगा, क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ज़्यादा अच्छा होता है, तो जो भी R चेन है उसके साथ ONO लग जाएगा, ठीक है, इसके लिए। और AgNO2 ने और जो O है उसे अच्छी तरह पकड़ा हुआ है तो N वाला आएगा, तो इसके लिए R और फिर NO2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसके लिए देखो ये हमारा कोवेलेंट वाला है, C को अच्छे से पकड़ा हुआ है तो N वाला आएगा, तो RNC आ जाएगा, R के साथ NC, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया, ये बना लिया हमने। अब जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उससे हम पढ़ रहे हैं बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिसिटी एंड न्यूक्लियो। वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी बस मतलब आई डोंट थिंक सो इसे NCERT में दे रखा है, ये सिर्फ कंपटीशन में ही होता है यूज़। एक बार के लिए हम इस टॉपिक को रख देते हैं एक पेज में, इसके लिए छोड़ के, इससे हम कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। हाँ, इसके लिए स्पेस छोड़ देती हूँ, एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके बाद का है, तो एक बार हम उसे कर लेते हैं, उसके बाद फिर बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी पे आएंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो समझ तो आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमारा है न्यूक्लियोफाइल आ जाता है हेलोजन की जगह पर, इसलिए हम इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है एट द प्लेस ऑफ हेलोजन, राइट, ऑल राइट। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर हमारे पास है ना दो मैकेनिज़्म आते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम दो मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है SN1, ठीक है, और एक होता है SN2, ठीक है।
एक होगा हमारे पास SN1, दूसरा हो जाएगा SN2। इसे हम SN1 कहते हैं क्योंकि ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम लिख लो, है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, इसीलिए हमने इसे क्या बोल दिया SN1। और SN2 को क्या बोल देंगे बताओ? SN2 हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या बायमोलिक्यूलर? यस। देखो जी, जो हमारा SN1 होता है ये मेरा होता है 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। और जो SN2 होगा वो हो जाएगा 1 स्टेप। तो ये उल्टा होता है, SN1 होगा 2 स्टेप रिएक्शन और SN2 होगा 1 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। ये जो SN1 है जो कि हमारा 2 स्टेप रिएक्शन है इसमें हम कहते हैं कि सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसमें जो सॉल्वेंट होता है, इसमें सॉल्वेंट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सॉल्वोलिसिस हो सकती है, ठीक है। अब देखना, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, तभी SN1 भी है, ठीक है। देखो अब इसके अंदर पहले स्टेप 1 पर फोकस करना। स्टेप 1 क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन, देखो यहाँ पर एक कार्बन है और हमारे 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। साथ में है क्लोरीन, ठीक है। ये मेरा हट रहा होएगा, यही तो होता है। तो जब ये हटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, जो बीच वाला कार्बन है, तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। तो यहाँ पर क्या बन गया? कार्बोकटायन बन गया। और जो Cl- मेरा लीव हुआ है ये मेरा एक लीविंग ग्रुप है। क्या है? एक लीविंग ग्रुप है, ठीक है। दिस इज अ लीविंग ग्रुप। क्या? Cl-। तो क्योंकि इस स्टेप में क्या हो रहा होता है कि ये बॉन्ड टूट रहा होता है, ये वाला जो ये यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन है जो हेलोजन है, और जो ये कार्बन वाला बॉन्ड है टूट रहा होता है, तो ये धीरे से टूट रहा होगा, धीरे से टूट रहा होगा। तो जो टूटने वाला स्टेप होता है वो धीरे होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्लो स्टेप रिएक्शन होता है। ये स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, स्लोली, बहुत स्लोली होता है ये। तो यहाँ पर जो हमारी फॉर्मेशन होती है जिस चीज़ की, इसे हम कहते हैं कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। क्या ये कार्बोकटायन है? एंड ऑब्वियसली इट एक्ट एज अ इंटरमीडिएट। कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। और ये जो है ये टर्शरी है। देखो जो यहाँ पर है कार्बोकटायन, उसके साथ 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये टर्शरी कार्बन हुआ, है ना। वैसे ही ये तो था स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। तो स्टेप 1 में क्या होता है? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन। अब ले लो स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे न्यूक्लियोफाइल भाई साहब आते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक तब होगा जब एक बार कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। ये हमारा कार्बोकटायन था
जिसके पास ये टर्शरी कार्बोकटायन है, क्योंकि ये 3 कार्बन से घिरा हुआ है, ठीक है। साथ में हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लेट से OH माइनस ले लिया, जो कि हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट हो रहा है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि कार्बोकटायन की जगह पर एक वो चीज़ ऐड हो जाती है, OH न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दैट इज़ OH माइनस यहाँ पर ऐड हो गया, तो OH ऐड हो गया, ठीक है। तो ये होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये रिएक्शन हो रही होती है ना। क्या होता है ये अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें जो रेट है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो देखो रिएक्शन का रेट सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, दैट इज़ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। रेट सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ, देखो रेट कांस्टेंट यूज़ करते हैं, पता है ना केमिकल काइनेटिक्स। एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जिसकी पावर 1 है, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू RX की पावर 1, है ना। सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है रेट। ये लो स्टेप रिएक्शन होता है, और यही जो रिएक्शन होता है ये RDS भी होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन भी पहला वाला ही होता है, जिसमें तो देखो 2 स्टेप रिएक्शन है, एक में कार्बोकटायन की रीअरेंजमेंट होती है, दूसरे में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट हो रहा होता है एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। पता समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो सॉल्वेंट एंड रिएक्टिविटी ऑफ RX फॉर SN1। SN1 के लिए जो हम सॉल्वेंट और रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो कैसे लेते हैं। देखो रिएक्टिविटी का ऑर्डर, क्योंकि कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो रही है, तो कार्बोकटायन के रिस्पेक्ट में हमें 3 डिग्री पसंद ज़्यादा आएगा, फिर आएगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर आएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसलिए इसका ये ऑर्डर ये है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है, जो सबसे कम पसंद आती है, वो होती है मिथाइल हैलाइड, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो 1 डिग्री भी नहीं है, दिस इज़ मिथाइल हैलाइड। तो ये होता है SN1 की ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है। अब सॉल्वेंट किस टाइप का, जो हेलोजन है वो कौन सा, तो देखो इसके साथ यहाँ CH3 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 है, ठीक है। यहाँ पर हमने X लिया। अच्छा ये मैं वही बता रही हूँ, देखो ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री में कार्बोकटायन के पास 2 कार्बन होंगे 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री कैसा दिखेगा, जो कार्बोकटायन है उसके पास एक ही CH3 होएगा, खुद वो CH2 होगा, साथ में एक X जुड़ा हुआ होगा। और मिथाइल हैलाइड क्या होता है, CH3 के साथ X, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सो दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर इज अकॉर्डेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है, SN1 में। अब देखो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखूँ RCl में, ठीक है, RBr में और RI में, तो जो RI होता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होता है, फिर RBr, फिर RCl। RI का इसलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और ये H के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, लेट्स से H के साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे तो इनका जो साइज़ है ये बढ़ता है, साइज़ बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा, जो बॉन्ड भी उतना ही वीक होता है इनका, ठीक है। देखो ये H है और यहाँ पर F है, ऐसे साथ साथ है, नीचे नीचे H जाके I के साथ ऐसे बॉन्ड है ना दूर हो गया, तो तोड़ने में बहुत आसानी होती है। और पहले स्टेप में तो हम बॉन्ड तोड़ते ही तो हैं, हेलोजन वाला बॉन्ड तोड़ के और फिर कार्बोकटायन बनाते हैं। तो इसलिए हमेशा चाहे वो SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, RI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर RBr, फिर RCl। ऐसे भी देख सकते हैं कि इस ऑर्डर में जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी बढ़ती है। और लीविंग ग्रुप की एबिलिटी भी सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं, लीविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी इस डायरेक्शन में, क्लोरीन की सबसे कम, ब्रोमीन की उससे कम, मतलब थोड़ी सी आयोडीन से कम, और आयोडीन की सबसे ज़्यादा, ठीक है।
दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं RX, यहाँ पर जो हम ये RX यूज़ करते हैं, जो हमारा बेसिकली R प्लस और Cl माइनस होता है, ये बेसिकली हमारा एक्ट कर रहा होता है एज इंटीमेट आयन पेयर, ठीक है। ये एक इंटीमेट आयन पेयर की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि इसमें जो सॉल्वेंट प्रेफर्ड होता है ना S1 रिएक्शन में, जो सॉल्वेंट प्रेफर्ड है वो होता है PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो इसलिए प्रेफर्ड होता है क्योंकि देखो इसमें हम ये इस बॉन्ड को तोड़ के, इस RX को तोड़ के यहाँ पर एक तो ये बना रहे हैं पूरा पॉजिटिव वाला, और ये Cl माइनस, ये दोनों मेरे कैसे एक्ट कर रहे होते हैं, इंटीमेट आयन पेयर की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ये दोनों आपस में ये कैसे एक्ट कर रहे होते हैं, इंटीमेट आयन पेयर की तरह, इंटीमेट आयन पेयर की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हमें एक बात पता है कि ये सॉल्वेट कर सकता है बोथ कटायन एंड अनायन, बोथ कटायन एंड अनायन। तो दोनों ही कटायन और अनायन को सॉल्वेट करने की जो क्षमता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पास होती है। क्योंकि अगर आपको याद हो, जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ कटायन को ही कर सकता है सॉल्वेट। अगर नहीं पता तो अभी हम आगे पढ़ लेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। पोलर प्रोटिक समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्वेट कर सकता है कटायन और अनायन को, और इसमें हमारे पास कटायन और अनायन दोनों बन रहे होते हैं। तो दिस इज़ यूजफुल, ठीक है। अब इसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लो प्लीज़, इसका एक बना लो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। कैसा बनेगा, तो यहाँ पर देखो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। एक में हम क्या कर रहे हैं, एक में हम कार्बोकटायन का इंटरमीडिएट ऐसा बना रहे हैं, और दूसरे में न्यूक्लियोफाइल का उस इंटरमीडिएट पर रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 स्टेप रिएक्शन है। और हमें एक बात पता है कि जो 2 स्टेप रिएक्शन होता है उसमें जो ट्रांजिटरी जो स्टेट होती है वो भी 2 होएगी। ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी, 2। जितना बार रिएक्शन करोगे उतना ही हम उसकी ट्रांजिशन स्टेट लेंगे। तो एक बार इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इसमें हम क्या बना रहे हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहे हैं। तो जो इसमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो कैसे बनता है, देखो यहाँ पर हम लेंगे PE, ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या लिया हमने, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखना ये RX है, ठीक है। मेरा टेढ़ा क्यों बनता है, हाँ देखो ज़्यादा ही ऊपर हो गया, 1 सेकेंड, यस। ऐसे हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, M की शेप बन जाती है। ये RX है, ठीक है। ये जो स्टेट है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टरी स्टेट 1, ठीक है। तो इधर तक आने के लिए जो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी 1, ठीक है। फिर यहाँ पर उसके बाद हमारे पास R + X माइनस, देखो ये हमारा इंटीमेट आयन बन गया, ठीक है। और यही होती है हमारी ट्रांजिटरी स्टेट, यहाँ पर ट्रांजिटरी स्टेट 2, और इसके लिए हमने जो एक्टिवेशन दी वो हो जाएगी EA, एक्टिवेशन एनर्जी 2, ठीक है। ये हो गया ट्रांजिटरी स्टेट
2 और यहाँ पर फाइनली R और NU आ गया। ठीक है, तो 2 ट्रांजिटरी स्टेट और इंटरमीडिएट 1। तो हम कहते हैं कि स्लो स्टेप के लिए देखो हमने ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है। यहाँ पर मैंने एक्टिवेशन एनर्जी का थोड़ा गलत बना दिया, ये यहाँ से स्टार्ट होएगी। स्लो स्टेप के लिए हम ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं क्योंकि एक बार स्टेप को स्टार्ट करने में हमें एनर्जी ज़्यादा लगती है ना। एक बार किसी चीज़ को स्टार्ट करने में बहुत एनर्जी लगती है, एक बार फिर फ्लो हो जाता है ना तो चलता रहता है। तो इसमें भी सेम थिंग हो रही है कि हमने रिएक्शन को जब फर्स्ट टाइम ट्रांजिटरी स्टेट से पास करवाना चाहा तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी में ज़्यादा लगी, सेकेंड टाइम में कम लगी। तो 2 ट्रांजिशन स्टेट समझ में आया। RX से क्या आया, ट्रांजिशन स्टेट 1 आई। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हमने कौन सी दी, 1 दी। ठीक है, बीच में ये एक स्टेट आती है जो कि होती है हमारी R+ और X- की होती है इंटरमीडिएट जो हमने बनाया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है ना। देखो इसके बाद हम एक चीज़ पढ़ते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं SN1 पे। SN1 स्टीरियो केमिस्ट्री। देखो बहुत एक सिंपल सी बात है कि स्टीरियो केमिस्ट्री हम सिर्फ तब देखते हैं जब हमारे पास एक कायरल कार्बन होता है। एक सेकेंड रुको, मैं अपना चार्जर से अटैच कर दूँ इसे। देखो कायरल कार्बन हम सबको पता है कि कायरल कार्बन वो होता है एक ऐसा कार्बन जिसके पास अलग अलग 4 और ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड हो, अलग अलग 4 और चीज़ें अटैच्ड होती है, तो उस कार्बन को हम बोलते हैं, बीच वाले को, कायरल कार्बन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन है। ठीक है, अब हमने इस कार्बन के साथ यहाँ पर तो ले लिए एक R की चेन CH3 CH2। ठीक है, एक हमने क्या लेना होता है, हेलोजन। ठीक है, अब हमने 4 अलग अलग लेने हैं, तो चौथा हम ले लेते हैं CH3। ठीक है, ये हो गया तीसरा, और चौथा ले लो CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो जो ये बीच वाला कार्बन है क्या एक कायरल कार्बन हुआ, हाँ, सारे कंपाउंड्स अलग अलग हैं जो भी चारों अटैच्ड हैं। ठीक है, और इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें जब हम देखते हैं इसका रिएक्शन, देखो ये इस रेड डॉट का मतलब है कि कायरल कार्बन है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें पता है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड हमारा टूट रहा होता है, Cl मेरा एक लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा होता है, और हमारा C इधर आ जाता है CH3, इधर आ जाता है CH3 CH2 जो था, और इधर आ जाता है क्या, CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर प्लस का साइन मतलब ये कार्बोकटायन बन जाता है और Cl- अलग हो जाता है ना। और ये दोनों मेरे एक्ट कर रहे होते हैं एज इंटीमेट आयन पेयर की तरह, ये एक्ट कर रहे होते हैं। तो Cl- विल कॉज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, यहाँ पर जो Cl- है वो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज नहीं करेगा। कैसे, अब देखो सेकंड स्टेप देखना, सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो कार्बोकटायन हमने बना लिया एक बार, है ना। तो यहाँ पर ये कार्बोकटायन बन गया, इधर CH3 होता है, इधर होता है CH2 CH3, मतलब ये हमने फॉर्म किया है, होता नहीं है, ये हमने एज्यूम, हमारे रिएक्शन में हमने ये चीज़ बनाई है अभी अभी, है ना। अब हमने एज अ न्यूक्लियोफाइल लिया OH-। ठीक है, अब OH-, अब देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि हमने क्लोरीन तो हटा दिया ना। अब देखो न्यूक्लियोफाइल दैट इज़ OH- हमने लिया, अब हमें जब रिएक्ट करना होगा तो हम ऐसे करते हैं कि या तो ऊपर से करेंगे या फिर हम बिलो द प्लेन से करेंगे, अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है,
या तो हम कर सकते हैं अबव द प्लेन या हम कर सकते हैं बिलो द प्लेन, है ना। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर देखो Cl माइनस इस इधर आ चुका है। Cl माइनस अगर इस रिएक्टेंट मतलब इसी के अंदर अभी पड़ा होता ना तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता। अगर Cl माइनस मेरा इधर ही होता तो वो इस न्यूक्लियोफाइल को आने से मना करता कि यार मैं भी हूँ, तू भी आ रहा है, तो पीछे से आ, है ना। पर यहाँ पर तो Cl माइनस है ही नहीं, तो यहाँ पर OH माइनस यहाँ से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है, am I right, कहीं से भी आ सकता है। तो इसमें हम कहते हैं कि देखो ये कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, इधर CH2 है, इधर हमारे पास CH2 और CH3 और OH को हमने अबव द प्लेन लगा दिया, तो एक ये बन जाता है। एक हो जाता है जब हम उसे बिलो द प्लेन लगा दें, मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं, चाहे बैक साइड लगाओ चाहे फ्रंट साइड। बेसिकली जो अबव द प्लेन है उसे हम बैक साइड कह देते हैं और बिलो द प्लेन को अबव द प्लेन को फ्रंट साइड कह देते हैं और बैक द प्लेन को बैक साइड भी कह देते हैं, ठीक है। तो देखो ये और ये जो है, एक बना हमारा ऊपर से, एक आया नीचे से, तो क्या ये दोनों की एनांटियोमर्स हुए? एनांटियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। यस, देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। ये इसका एक मिरर इमेज ही तो है, ये OH इस साइड था, वो अब लेफ्ट, जो चीज़ राइट में थी वो लेफ्ट में आ गई, और जो चीज़ लेफ्ट में थी वो राइट में आ गई। जो चीज़ लेफ्ट में थी वो राइट में आ गई और जो राइट में थी वो लेफ्ट में आ गई। तो ये एक दूसरे के क्या हुए? मिरर इमेजेस, एम आई राइट। और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होंगे क्योंकि हम इसको इसके ऊपर अगर सीधा रखें तो ये इम्पोज भी नहीं हो सकते। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? एनांटियोमर्स हुए। क्या हुए? एनांटियोमर्स, ठीक है। तो ये एनांटियोमर्स जो हैं ये 50-50% बने हैं। एनांटियोमर्स का रेशो 1:1 है और इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हुआ है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक ये चीज़ हुई है कि इसके अंदर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हुआ है और इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब दोनों ही चीज़ें हुई हैं, ठीक है। और वो भी 1:1 रेशो में, 50-50। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर होता है जब डी एंड एल दोनों चीज़ें बनती हैं, ठीक है। डायो और लियो दोनों ही जब बनता है तो 1:1 रेशियो ऑफ एनांटियोमर्स इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ SN1 रिएक्शन व्हेन द अटैक या फिर रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन कायरल सेंटर। तो बस यही है कि जब कायरल सेंटर पे हम रिएक्शन करते हैं तो दोनों अमाउंट 50-50, वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। तो इसके अंदर 50-50 चांसेस बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, 1:1 के बनते हैं और वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होती हैं। तो इसलिए वो एज अ एनांटियोमर्स एक्ट करता है, ठीक है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस एक्ट एज एन एनांटियोमर्स, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक। बहुत इजी था ना, आया समझ में? देखो एक बार थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ, तुम्हें आंखें बंद करो सारे। हम कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है कि जो भी तुम्हारे पास हैलाइड है R के साथ, जो भी X है, तुम उस X को हटा दो और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इज नोन एज व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? नेगेटिवली चार्ज, तो उस माइनस वाले को हम लगा देते हैं। अब इसके अंदर आती है हमारे पास दो टाइप्स। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1
दैट इज यूनिमोलिकुलर वाली। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 जो कि बायमोलिकुलर होती है। जो यूनिमोलिकुलर होती है यानी जिसका ऑर्डर 1 होता है, जिसकी मॉलिकुलैरिटी भी 1 होती है, वो देखो जो 1 है वो टू स्टेप रिएक्शन परफॉर्म करता है। और जो 2 वाला है दैट इज SN2 जिसकी ऑर्डर भी 2 है, मॉलिकुलैरिटी भी 2 है, वो वन स्टेप रिएक्शन करता है। ठीक है, तो जो ये हमारा 2 स्टेप रिएक्शन वाला होता है जिसमें ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी हमारी कितनी है, 1 और 1 है, इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि हम जो कार्बोकैटायन है उसे बना रहे होते हैं, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, हैलाइड ग्रुप को हटा रहे होते हैं और उसकी जगह पर एक न्यूक्लियोफाइल लगा देते हैं, उस पर प्लस का साइन लगा देते हैं और वो हमारा एक कार्बोकैटायन बन जाता। नहीं, न्यूक्लियोफाइल नहीं लगाते, वो हेलोजन को हटाते हैं और प्लस का साइन लगा देते हैं, तो वो कार्बोकैटायन हमारा बन रहा होता है। दूसरा होता है जब हम जो कार्बोकैटायन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहे होते हैं, तो जब हम उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहे होते हैं तो वो फर्दर हमारे पास क्या कर रहा होता है, उस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होके फर्दर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन उसका हो जाता है। ठीक है, जब एक न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, एक में होता है कि कार्बोकैटायन हम फॉर्म कर रहे होते हैं, दूसरे में होता है कि न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये जो 2 स्टेप रिएक्शन है हम ये करते हैं और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ठीक है मुझे बताओ कि हम इस 2 स्टेप रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए सॉल्वेंट कैसा लेते हैं। तो सॉल्वेंट हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम इसमें इसलिए लेते हैं क्योंकि जो SN1 है इसके अंदर हमारे पास इंटरमीडिएट आयंस बन रहे होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, और हमें पता है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो दोनों कैटायन और एनायन को सॉल्वेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो आपका SN1 रिएक्शन है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है। तो क्योंकि हम इसमें कार्बोकैटायन बना रहे होते हैं तो और कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री। तो इसी ऑर्डर में हमारा इसका भी होता है। ठीक है, 3 देन 2 एंड देन 1। इसके अलावा हम एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं, ये तो हो गया स्टेबिलिटी। एक होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा हम आयोडीन को प्रेफर करते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है, जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, जिससे जो बॉन्ड की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम हो रही होती है, बॉन्ड बहुत वीकली बाइंड हुआ होता है, और जो आयोडीन के साथ बॉन्ड है वो तो वैसे ही बहुत वीक होता है। तो इसलिए हम आयोडीन को प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें एट द एंड उस हैलोजन को तो हटाना है और न्यूक्लियोफाइल को लगाना है। तो जितने जल्दी मैं इस हैलोजन को हटाऊंगी उतना जल्दी मेरा रिएक्शन होगा। ठीक है, ये बात कर ली। फिर हमने एक सिंपल सी बात करी कि जो हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो समझ में आ गया ना कि 2 ट्रांजिटरी स्टेट बनेंगी, 2 ट्रांजिटरी स्टेट बनती हैं उसमें जिसमें 2 स्टेप रिएक्शन होता है। एक मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम सिर्फ तब देखते हैं जब हमारे पास कायरल कार्बन होता है। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने बताया कि एक पहला स्टेप क्या होगा कि जो हमारे पास क्लोरीन है वो हट रहा होगा और वही एक कार्बोकैटायन बन रहा होगा, और दूसरे स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, अटैक कर रहा होगा, तो वो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। किसके केस में, SN1 के केस में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरीन हमारा हट चुका है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो क्लोरीन है वो कॉज कर रहा हो, नहीं, ऊपर से भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो दोनों ही केसेस के कंपाउंड हमारे बनते हैं। फिर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों ही मिरर इमेजेस है एक दूसरे की, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इसलिए इन्हें हम इनैंशियोमर्स कह देते हैं। वो 1:1 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं कि हमारे पास एक रेसिमिक मिक्सचर होता है। क्या बोल देते हैं इसे, हम एक रेसिमिक मिक्सचर बोल देते हैं। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं, ये पूरा हमने आज पढ़ लिया। अब आता है हमारे पास SN2, लिखोगे
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिक्यूलर। तो जो बायोमोलिक्यूलर होगा वो मेरा कौन सा होगा, SN2 वाला होगा। ठीक है, तो ये SN2 है, तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 है। इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो भी 2 है। ठीक है, ऑलराइट। देखो इसमें कार्बन है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। ठीक है, साथ में लगा है ब्रोमीन। आया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है SN2 में कि ब्रोमीन सीधा सीधा नहीं हटता, ब्रोमीन पहले हटे फिर OH माइनस आए, ये होता है SN2 में, इसलिए वो 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें एक ही स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें ब्रोमीन भी हट रहा होता है और OH भी साइड बाय साइड आ रहा होता है। तो क्योंकि ये भी साथ साथ हट रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब ये भी इस रिएक्शन के पास पार्शियली प्रेजेंट है और अब ये भी आ रहा है, तो क्या ये आगे से आ सकता है? नहीं, फ्रंट साइड से नहीं आ सकता। अच्छा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव। देखो ये फ्रंट साइड से नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि बैक साइड से आए इस कार्बन के पास। ठीक है, तो ये बैक साइड अटैक जो है वो प्रेफर्ड होता है SN2 पे। तो लिख लोगे बैक साइड अटैक इज प्रेफर्ड। कौन सा अटैक? बैक साइड अटैक जो है वो प्रेफर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कैसा आप दिखाओगे कि ये C है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इधर Br है और Br वाले को डॉटेड इसलिए क्योंकि इसका रिएक्शन धीरे 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 टूट रहा है। ठीक है, इससे अच्छे डॉट्स तो मैं ऐसे ही बना दूँ, है ना, ये रिएक्शन टूट रहा है। वैसे ही इधर क्या है, OH हमारा फॉर्म हो रहा है और इधर भी 2 H लगा दो, तो इधर लिख लोगे बॉन्ड ब्रेकिंग, इधर लिख लोगे बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो स्टेट होती है ये होती है ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर की। कौन सी स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पाई पिरामिडल होता है, TBP फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, चलो, तो इस पर रेट जो है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि साथ ही साथ मेरा न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा। तो जो मेरा रेट होता है दैट इज इक्वल्स टू K, और साथ में देखो RX के ऊपर भी हमारे पास 1 आ जाएगा और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो 2 हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो लिख लोगे ऑर्डर भी इसका क्या है, 2 है ना, ऑर्डर क्या है इसके पास, 2 है। तो इस पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो डिपेंड करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि SN2 के अंदर जो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डिपेंडिंग, वो डिपेंडिंग होती है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, SN1 में हम कैसा भी ले लेंगे चल जाएगा। नेक्ड न्यूक्लियोफाइल हम कहते हैं हमें चाहिए, इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, वैसे तो नेगेटिवली चार्ज ही होता है बट मोर। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। मैं बोल ज़्यादा रही हूँ इसलिए मेरी हैंड राइटिंग कम है, मतलब तुम लोग समझ ही रहे हो। ठीक है, तो देखो ये पूरा हो गया, और ये जो रिएक्शन है इसमें Br हट गया तो हमारे पास क्या आ जाता है, CH3OH, जो कि होता है हाईली अनस्टेबल। ठीक है,
मतलब ये स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है, तो फटाफट से ये हमारा बना देती है, ठीक है, जो इससे बनाना होता है। हाँ, तो देखो हमने बोला कुछ चीज़ें इसमें भी आती हैं। अब हमने देख लिया कि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, तो हमें टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो रखना है वो कैसा होना चाहिए। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रहा है उसका रिएक्शन। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनायन और कटायन दोनों बन रहे हैं, तो पोलर एप्रोटिक भी लेंगे तो कोई बात नहीं, तो हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसमें लेते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड, ठीक है। फिर एक आता है कि रिएक्टिविटी ऑफ RX in SN2, ठीक है। देखो RX का ऑर्डर सेम रहेगा, I के साथ, फिर उसके बाद Br, उसके बाद Cl। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि हमें हेलोजन को तो तोड़ना ही है। हेलोजन को जितना जल्दी तोड़ेंगे, I का बॉन्ड वीक होता है कार्बन के साथ, तो ये RI है, ये Br है, ये RCl है, तो RX का ऑर्डर हमारा यही रहेगा, क्योंकि हमें हेलोजन को तो तोड़ना है। जितना वीक ये वाला बॉन्ड होगा उतना जल्दी वो टूटेगा, इसलिए यही होता है। इसमें हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो होता है मिथाइल हैलाइड, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें हमने कोई कार्बोकेटाइन तो बनाया नहीं। फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी उतना ईजिली हमारा रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो अब हम देखते हैं SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। इजी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, 4 अलग अलग कंपाउंड एक कार्बन के साथ लगे हुए जब दिख जाए, तो ये H है, यहाँ Cl है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर लेट्स से CH2CH3 है, सारे अलग अलग हैं। Cl हमारा हट रहा होगा और OH माइनस हमारा आ रहा होगा धीरे धीरे। तो क्या ये फ्रंट साइड से आ सकता है, नहीं, कहाँ से आएगा, बैक साइड से, क्योंकि Cl धीरे धीरे हट रहा है, तो बैक साइड, या फिर इसे हम कहते हैं रियर अटैक, जो पीछे से होता है ना, इसे हम कहते हैं रियर अटैक इज प्रेफर्ड। तो क्या इसमें 2 अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे, नहीं, सिर्फ पीछे से आ रहा है, तो सिर्फ पीछे हमारा OH आएगा, बाकी सारा हमारा आगे रहेगा, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओनली, ठीक है, रिटेंशन नहीं हो रहा, आगे से नहीं आ रहा, पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो उसमें रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों हो रही थी, इसमें सिर्फ इन्वर्जन हो रही है। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओनली, ठीक है। फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट प्रेफर्ड इन SN2 बिकॉज रिपल्शन ऑफर्ड बाय द लिविंग ग्रुप, सो बैक साइड अटैक इज प्रेफर्ड एंड लीड्स टू वॉल्डेन इन्वर्जन। इसे हम एक नाम और से जानते हैं, क्या, वॉल्डेन इन्वर्जन, सही बात है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, है ना। तो ये ऐसे होता है कि 1 स्टेप होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल डायग्राम नहीं होता है। इसमें ये RX है, यहाँ पर एक आती है हमारे पास ट्रांजिटरी स्टेट, ये वाली, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटरी स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट, ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट, और ये हो जाता है न्यूक्लियोफाइल जब हमारा फाइनली अटैक हो जाता है। इधर न्यूक्लियोफाइल है, इधर R है, इधर X है, सारे धीरे धीरे टूट और बन रहे हैं। दिस इज़ रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये 2 कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। बताओ, इज दिस मच क्लियर? सही है, बढ़िया। चलो देख लो इसे, और कोई डाउट तो नहीं है, जस्ट टेल मी अबाउट दैट।
ठीक है, पक्का। चलो अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा कर लिया, इसे एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। ये टेबल करा दी थी, ठीक है। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं दैट वाज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वही लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यू हैव लर्नड इन क्लास 11 दैट न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। देयरफॉर दे अटैक एट दैट पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। The reaction in which a nucleophile replaces already existing nucleophile is in a molecule is called nucleophilic substitution reaction, ठीक है, जो ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल को हटाए। हेलोएल्केन्स आर सबस्ट्रेट इन दिस रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन a nucleophile react with haloalkane having a partial positive charge on the carbon atom bonded to the halogen. A substitution reaction takes place and halogen atom called leaving group बता दिया है डिपेंडेंट एज, जैसे अगर Cl लगा हुआ है तो Cl हमारा लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट होता है और फिर वहाँ पे R आ जाता है ना। वही सब है, पढ़ चुके हैं, एक बार रीड कर लो। सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल इट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। It is one of the most useful classes of organic halides in which halogen is bonded to CH3 hybridized, है ना, carbon. The products formed by the reaction of haloalkanes with some nucleophiles. अब ये कुछ टेबल के प्रोडक्ट्स हैं जो हम कर चुके हैं, ठीक है। इसे आप रीड करना, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में। Groups like cyanides and nitrites possess two nucleophilic centers and are called ambidentate. जैसे CN था तो ये एम्बिडेंटेट था, C के साथ भी लग सकता है, N के साथ भी लग सकता है। हम C के साथ लगा रहे थे कब, जब हमारे पास कैसा बॉन्ड था, वो आयनिक बॉन्ड था, तब हमारे पास दोनों ही साइड फ्री थी, तो हम C को प्रेफर कर रहे थे क्योंकि कार्बन और कार्बन बॉन्ड अच्छा होता है। पर जब आयनिक था तब हमें N को मजबूरन लगाना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पर जो R ग्रुप था वो उसने CH के साथ, R ग्रुप नहीं, जो हेलाइड ग्रुप था उसने C को अच्छी तरह पकड़ा हुआ था, तो N ही थी दी ओनली वे जिसे हम R के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि एम्बिडेंटेट होते हैं, मतलब इधर दो दांत, दो जगहें होती हैं। एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज़ अ हाइब्रिड ऑफ टू कंट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर्स एंड देयरफॉर कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इन टू डिफरेंट वेज। देखो साइनाइड का ये वाला पोर्शन जिसमें C के ऊपर माइनस है, एक ये वाला जिसपे N के ऊपर माइनस है। लिंकिंग थ्रू हेलोएल्केन्स रिएक्ट विद, अच्छा ये तो ये आ गया, लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्टिंग इन एल्काइल साइनाइड्स एंड थ्रू नाइट्रोजन एटम लीडिंग टू आइसोसाइनाइड्स, ठीक है। Similarly, nitrite ion also represent an ambidentate to different location. The linkage through oxygen results in alkyl nitrites, whereas through nitrogen atom results in nitroalkanes. तो दो different चीज़ें बन रही थी, हम ये कर चुके हैं। Mechanism, this reaction has been followed to proceed by two different mechanism. देखो अब ये आ गया हमारे पास substitution nucleophilic reaction SN2। इसमें क्या हो रहा है, द रिएक्शन बिटवीन, देखो ये पहले SN2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने पता है कि SN2 में वन स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें ये भी धीरे धीरे आ रहा होगा और ये भी धीरे धीरे जा रहा होगा। देखो ये डॉटेड स्ट्रक्चर आ गया, ये कर चुके हैं हम, तो फिर एट दी एंड Cl हमारा हट जाता है, ठीक है। और इसमें देखो OH हमारे पास सिर्फ इधर ही है और ये सारे फ्रंट साइड पे है, OH सिर्फ बैक साइड पे है, ठीक है। The rate depends upon the concentration of both the reactants, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कर लिया ये सब। द अबव रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट डायमेट्रिकली, ये एक बार देख लो, डायमेट्रिकली ऐसे हो सकता है, ये चीज़ है, ये इसके साथ लग रही है, धीरे धीरे ये लग गई है, फिर ये हमारी इसके साथ लग गई और जो यहाँ पर था ये मेरा निकल गया, ठीक है। यहाँ पर रेड पोल जो है इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन है, दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल है, और जो ग्रीन बोल है वो हमारा हेलाइड आयन है, ठीक है। इट डिपिक्ट्स अ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। The incoming nucleophile interacts with alkyl halide causing the carbon halide bond to break
and a new bond is formed between carbon and attacking nucleophile. Here it is CO bond between these two processes takes place simultaneously. तो जो simultaneously होता है वो SN2 के अंदर होता है, ठीक है. Single step and no intermediate is formed. As the reaction progresses and the bond formed between the incoming nucleophile and carbon atom starts forming, the bond between carbon atom and leaving bond weakens. ये पूरा कर चुके हैं हम. As this happens, the 3 carbon hydrogen bonds of the substrate start moving away from the attacking nucleophile in transition state. ये सारा हमने कर लिया है inversion. ये read करो भाई घर पे. फिर ये आ गया देखो, since this reaction requires the approach of nucleophile to the carbon bearing the leaving group, the presence of bulky substitutes or near have dramatic effect. इसलिए वो पीछे से आ रहा होता है ना, बल्कि ग्रुप हमारा होता है तो पीछे से आ रहा होता है. और द सिंपल एल्काइल हैलाइड मिथाइल हैलाइड्स, ये रैपिडली इनका रिएक्शन होता है. हमने देख लिया है 1 डिग्री का होता है सबसे ज़्यादा, है ना, बिकॉज दीज आर द ओनली स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स. फिर आता है 2 और फिर 3 डिग्री. सबसे ज़्यादा तो मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री. ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पड़ा था. लेकिन SN1 में 3 सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर 2, फिर 1. क्यों? क्योंकि उसमें हम कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंगली देखते हैं. तो ये पूरा वही है, ठीक है. फिर ये CN1 है. ये पूरा भाई रीड करो NCERT, दैट इज़ योर होमवर्क. ये सारा हम कर चुके हैं. कायरलिटी सारा कुछ कर लिया हमने. कायरल कार्बन, एनांटियोमर्स, ठीक है, पूरा कर चुके हैं. हाँ, थोड़ा बहुत बचा है न्यूक्लियोफाइल का. ये देखो, ये रेसिमिक मिक्सचर एंड ऑल, रीड करो इसे. रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमेशन, बहुत सारा कर लिया. SN1, SN2. अभी ये बचा एलिमिनेशन रिएक्शन और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन, ठीक है. तो करो इसे. थैंक यू सो मच एवरीबडी. नेक्स्ट क्लास में ये NCERT रीड करो, ठीक है, और एक बार खुद से रीड करो. नेक्स्ट क्लास में जो NCERT के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे मार्क करके एक बार दिखा दूँगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, और हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे, ठीक है. ये हमने बीच में टॉपिक छोड़ दिया था. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अच्छे से करेंगे.